Okay, students, good morning all of you. गुड मॉर्निंग सर। सभी को आवाज क्लियर आ रही है? सर। गुड मॉर्निंग। जी सर। यस सर, आ रही है। ओके। अच्छा बच्चों, ये तो आपको पता है कि आपकी सेकंड यूनिट अभी चल रही है, ठीक है। उसमें हम एक बार बैक से देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हमने इसमें देखे थे, थोड़ा सा आपकी नॉलेज में भी आ जाएगा। जैसे इस यूनिट में सबसे पहले था कि भाई जो हमारे भारतवर्ष में, जो देश में जो औपनिवेशिक काल था, यानी कि जब बाहरी जो देश थे वो आए थे, जैसे कि इंग्लैंड, पुर्तगाल, डच वगैरह, उनके दौरान हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे भारत आजाद हुआ, उसके टॉपिक के अनुसार आपके यहाँ फिर सेकेंडरी एजुकेशन की बात करी हमने, जो 1952-53 में आया था, ठीक है। उसके बाद इंडियन एजुकेशन कमीशन आया था 1964-66 में, उसकी बात करी हमने, ठीक है। फिर जो लास्ट टॉपिक जो हमने लास्ट लेक्चर लिया था, उसमें हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी जो 1986 में, 1986 की जो शिक्षा नीति उसके बारे में देखा। आज थोड़ा सा और आगे चलेंगे, ठीक है। जो हमारी जो शिक्षा नीति थी 1986 में, जो सरकार के द्वारा बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही प्रबल तरीके से इसको अपनाया गया था, लेकिन इसके बावजूद इसमें कुछ कमियां रह गई। अब इन कमियों को दूर करने के लिए जब 1990 में, यानी कि 1990 में विश्व प्रताप सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने एजुकेशन की दशा को सुधारने के लिए एक कमेटी का गठन किया, जिसको नाम दिया गया रामामूर्ति कमेटी, ठीक है। ये आपका टॉपिक है, उसके 1986 के बाद का नेक्स्ट टॉपिक आपका ये है। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी उस दौरान कि भाई अभी अभी 1986 की नई शिक्षा नीति लागू हुई थी, उसको मॉडिफाई किया जा रहा था, क्यों, क्या कारण थे। अब जब इसके जो अध्यक्ष थे ई रामामूर्ति थे, और उनके साथ जो उनके सहयोगी सदस्य थे वो लगभग 17 थे, जिन्होंने पूरे देश में शिक्षा के जो विषय के ऊपर उन्होंने क्या किया था, एक सर्वे किया था, और कह सकते हैं एक प्रकार से रिसर्च किए थे इन पर कि भाई क्या क्या और कारण हैं जो हमारी 1986 की जो शिक्षा नीति में हमने जो चीजें रखी थी वो चीजें सफल नहीं हो पा रही थी, ठीक है। अब इस समिति ने क्या है कि जो अपनी रिपोर्ट 26 दिसंबर 1990 को जो वर्तमान सरकार थी उस दौरान उनके सामने रखी, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट की प्रस्तावना में कहा कि जो अभी शैक्षिक समस्याएं हैं वो कोई नई नहीं है, यानी कि वो कोई एकदम से आगे नहीं आई हैं, वो पहले से जो समस्याएं थी वही शैक्षिक समस्याएं अब भी वर्तमान में हैं। उन्होंने माना कि 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसको लागू करने के बाद भी शिक्षा के स्तर में कोई बहुत ही अच्छा ज्यादा सुधार नहीं हो पाया था। कारण कि चारों तरफ क्या था, सामाजिक विखंडन बढ़ रहा था, जो हमारे नवयुवक थे उनमें सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा था, उनको कह सकते हैं कि एक प्रकार से उनमें एक प्रकार से विद्रोह की भावना पैदा हो गई थी। यानी कि जो हमारी जो शिक्षा थी उस दौरान जो एक नवयुवक के लिए चाहिए वो पर्याप्त नहीं थी, ठीक है। और कह सकते हैं इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली के कारण उस दौरान क्या है कि जैसे कि मान सकते हैं कि जो राष्ट्र के लिए एक अस्तित्व होता है उसके लिए भी क्या है एक प्रकार से खतरा पैदा हो सकता था। रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद शिक्षा वह भूमिका क्यों नहीं निभा सकी जो विभिन्न आयोग और समितियों, जैसे कि हमने बात करी बहुत सारी कमेटियां, आयोग वगैरह बने, वो भी वो उसके आगे फेल हो गए, ठीक है। शिक्षा के इतने प्रयासों के बावजूद, यानी कि इतने प्रयास किए गए 1990 से पहले, इस कमेटी ने जो माना वो क्यों नहीं एक निम्न वर्ग तक शिक्षा पहुंच सकी। जो शिक्षा थी वो केवल उच्च वर्ग, कह सकते हैं कुछ व्यापारी वर्ग तक ही सीमित क्यों रही, वो निम्न वर्ग तक जो मुख्य उद्देश्य रखा गया था वो वहां तक क्यों नहीं जा चुकी या पहुंची। देखिए
एक आप लोगों ने सुना होगा कि हर साल क्या है, एक QS रैंकिंग पूरे वर्ल्ड लेवल पर होती है, एक सर्वे होता है QS रैंकिंग के बारे में आपने सुना होगा। उसमें क्या है कि जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका एक प्रकार से क्या किया जाता है, उन पर रिसर्च किया जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने वर्ष में बहुत अच्छा कार्य किया। ठीक है, जब उस दौरान ये रैंकिंग हुई थी तो उसमें किसी भी भारतीय यूनिवर्सिटी ने स्थान प्राप्त नहीं किया था। आप मान सकते हैं इस QS रैंकिंग में 100 यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनको एक प्रकार से नंबर वाइज करते हैं। तो उस दौरान जब 1990 में ये रैंकिंग आई थी तो उस दौरान हम मान सकते हैं कि हमारी भारतीय कोई भी यूनिवर्सिटी उसमें इंक्लूड नहीं थी, यानी कि इस रैंकिंग ने भारत में जितनी भी उस दौरान यूनिवर्सिटियां खुली हुई थी इसके योग्य नहीं मानी, यानी कि वो इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था प्रदान जो छात्रों को चाहिए वो नहीं कर पा रही थी। ठीक है, अगर हम उसी QS रैंकिंग 2023 की बात करें, जो अभी अभी थोड़े दिन पहले इस रैंकिंग ने अपनी जो लिस्ट जारी करी है, उसमें भी बड़ी मुश्किल से 3 यूनिवर्सिटियों ने अपना स्थान बनाया है, जिसमें IIT मुंबई है, IIT दिल्ली है और एक IISc बेंगलुरु यूनिवर्सिटीज है। इन सिर्फ 3 यूनिवर्सिटियों को QS रैंकिंग में शामिल किया गया है। ठीक है, अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि इस समिति ने माना कि भाई क्या और ऐसा किया जा सकता है जो भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए, या उसमें ऐसा और क्या किया जाए जो शिक्षा है वो निम्न वर्ग तक पहुंचे और एक जो आज के समय में युवा को चाहिए, जो शिक्षा उसको चाहिए वो उसको पूर्ण कर सके, एक युवा आगे जाके अपना स्वयं का कोई रोजगार सके या कोई उच्च पद प्राप्त कर सके और अपना जीवन यापन ठीक तरह से कर सके। ठीक है, तो अब राममूर्ति ने ये सारी चीजें देख ली तो उन्होंने कुछ सिफारिशें सरकार के सामने रखी। अब वो कौन कौन सी थी? देखिए, सभी कमेटियों ने क्या है कि विषय एक था शिक्षा, तो उसके ऊपर ही अपने कुछ ना कुछ व्यूज उन्होंने आगे रखे थे। तो इसने क्या क्या रखा? तो इन्होंने माना कि सबसे पहले जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, जहां शिक्षा की नींव शुरू होती है, जहां बच्चा पहला कदम विद्यालय में रखता है, उसके लिए उन्होंने क्या है कि इसकी नींव बहुत ही मजबूत तरीके से होनी चाहिए। यानी कि नींव से मतलब रखा उन्होंने कि बहुत ही अच्छे ढंग से स्कूल स्थापित होने चाहिए। स्कूल स्थापित होने के लिए उनके लिए पर्याप्त फंड, यानी कि बहुत ही अच्छी मात्रा में क्या है धन की व्यवस्था उनके लिए करनी चाहिए। यानी कि जो वित्त संबंधी जो सुझाव थे उन्होंने दिया कि भाई जब तक आप एक प्राइमरी लेवल के स्कूलों को बहुत ही अच्छी तरह से स्टैब्लिश नहीं करोगे तब तक आप शिक्षा के बहुत अच्छा स्तर लाने का में असफल होते रहेंगे। फिर उन्होंने सिफारिश करी गवर्नमेंट से कि जो दौरान वर्तमान सरकार थी कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं, देखिए हमारा जो आपने देखा है कि जो भारत है बहुत ही कह सकते हैं कि लंबा चौड़ा देश कह सकते हैं, और कहीं कहीं जो बहुत ही पिछड़े क्षेत्र हैं जैसे बहुत ही आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां पर शिक्षा की लौ जलाने के लिए इस कमेटी ने माना कि वहां पर विशेष प्रकार के स्कूलों को स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, उस दौरान जो आदिवासी क्षेत्र थे, जो इधर साइड के क्षेत्र थे, जो पहाड़ों वगैरह पर या इधर लगा लो आप, जो बहुत ही जहां पर कह सकते हैं कि बिल्कुल शिक्षा नाम मात्र की योजना थी, यानी कि वहां पर बिल्कुल शिक्षा प्रदान करी ही नहीं जा रही थी, वहां पर उन्होंने क्या किया था कि भाई इस यहाँ इन सब जगहों पर बहुत ही अच्छे स्कूल स्थापित किए जाने चाहिए। ठीक है, आगे इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के लिए और क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई शिक्षा, जैसे हमने प्राइमरी एजुकेशन में वित्त संबंधी बात कह ली, उसके और अच्छे स्कूलों की बात कह ली, उसके बाद उन्होंने माना कि जो कक्षा है, कक्षा में जो शिक्षण कार्य है वो बच्चों की अपनी मातृभाषा में दिया जाना चाहिए, ताकि उसको जो समझने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए हो कि एक मदर टंग जो लैंग्वेज है एक बच्चे के लिए कितनी इंपोर्टेंस जो उसके लिए होती है। ठीक है,
उन्होंने आगे बोला कि जो शिक्षा में है उन्होंने सेमेस्टर पद्धति, यानी कि ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जाता है कि जो सेमेस्टर पद्धति है वो किस समिति ने सिफारिश करी थी। तो रामामूर्ति कमीशन ने कहा था कि भाई कक्षाओं में क्या है, सेमेस्टर पद्धति को भी लागू किया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए, आज के दैनिक जागरण में आपने पढ़ा भी होगा, एक विशेष प्रकार का अभियान सरकार के द्वारा चलाया हुआ है, जिसमें क्या है कि वो जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल से लगा लो या कैसे भी स्कूल से लगा लो, जो राज्य के अधीन आते हैं या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते हैं, उन्होंने क्या किया है कि जो वहां के जो बच्चों की जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर ध्यान रखने के लिए एक विशेष प्रकार की मॉनिटरिंग रखी है। ठीक है, मॉनिटरिंग मींस यानी कि समय समय पर निरीक्षण कर रहे हैं कि जो बच्चों को अध्यापक के द्वारा सिखाया जा रहा है प्राइमरी लेवल पर, वो बच्चे अच्छी तरह सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। उन्हें उनकी विशेष प्रकार की मॉनिटरिंग की जाती है। ठीक है, वहां पर बच्चे को जाके पूछा जाता है कि भाई आपने इस महीने कितना पढ़ा, या आपने कितना इसका ज्ञान है, यानी कि समय समय पर, यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत लंबा समय हो जाए, यानी महीने में एक बार दो बार जैसे भी है, वहां पर विशेष प्रकार की मॉनिटरिंग की जा रही है। आज के अखबार में भी आप इसके बारे में पढ़ा होगा। तो इस कमेटी ने भी इस चीज के लिए बहुत ज्यादा गौर दिया था कि जो हमारे स्कूल्स हैं उनको सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो एक बार स्थापित करके छोड़ दिया जाए, वहां पर एक विशेष जो मॉनिटरिंग होती है, एक विशेष प्रकार की जो निगरानी समिति होती है, वो एक प्रकार से उनको ध्यान रखे कि वो किस प्रकार की एजुकेशन बच्चे प्राप्त कर रहे हैं और बच्चे कितना सीख रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने आगे कहा कि अध्यापकों को भी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हो सके जो प्राइमरी लेवल पर, उनको खेल खेल में अक्षरों का ज्ञान, पढ़ना और गणित के अंकों का ज्ञान बहुत ही अच्छी तरह से खेल खेल की विधि के द्वारा उनको सिखाया जाए। ठीक है, आगे उन्होंने कहा है कि भाई देखिए, ऐसे बहुत सी जगह हैं जहां पर जैसे स्कूलों की जैसे कमी थी, तो उन्होंने माना कि जो 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए जो पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा है उसका जो दायित्व है, वहां की जो आंगनवाड़ियां हैं, आंगनवाड़ियां भी आपने देखा होगा कि आसपास आपके एरिया में भी काफी होंगे, तो वहां पर उन्होंने इसके लिए रिकमेंड किया था कि भाई जो प्राथमिक शिक्षा है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा है बच्चों की, वो आंगनवाड़ी के पर छोड़ दिया जाए, यानी कि इसका दायित्व उनके ऊपर होगा कि वो अपने नगर मोहल्ले जितने भी आसपास जो उसके रहते हैं बच्चे, उनकी शिक्षा का प्रबंध आंगनवाड़ी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था कि जो पूर्ण नामांकन है, पूर्ण नामांकन का मतलब होता है कि ऐसा कोई बच्चा छूट ना जाए जो स्कूल में वगैरह में मतलब एडमिशन वगैरह ना ले पाए, यानी कि वो 100% नामांकन, यानी कि सभी बच्चों को स्कूल का द्वार में लाना चाहते थे। इस समिति ने आगे क्या कहा कि जो प्रौढ़ शिक्षा है, यानी प्रौढ़ शिक्षा का मतलब क्या हो गया, ऐसे व्यक्ति जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ चुके हैं या किसी कारणवश वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, तो ऐसे जो प्रौढ़ हैं उनके लिए शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। यह प्रबंध स्कूल के समय में भी हो सकता है या स्कूल टाइम के बाद भी हो सकता है। ठीक है, और इस कमेटी ने जो हायर एजुकेशन है उसके बारे में क्या कहा है कि जो अधिक से अधिक ओपन यूनिवर्सिटीज हैं उनको खोला जाए, और इन्होंने कहा था कि जो हमारा जो भारतवर्ष है गांवों में बसता है, जो ग्रामीण विश्वविद्यालय हैं उनकी उन्होंने बहुत ही ज्यादा अनुशंसा की थी कि बहुत ही पर्याप्त मात्रा में जो कह सकते हैं कि जो हमारी ग्रामीण जो विश्वविद्यालय हैं वो अधिक से अधिक खोला जाए, साथ में वहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से उनको सुविधाएं प्रदान की जाएं। इस समिति ने माना कि जो वर्तमान दौर में एक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को क्या है कि वो आगे जाके अपने जीवन यापन करने के लिए किसी स्किल पर, उन्होंने कहा था कि बहुत ही स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। साथ में उन्होंने कहा था कि जो हमारी जो टेक्निकल एजुकेशन है, मैनेजमेंट एजुकेशन है, उस पर भी अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि वो क्या है कि अपने जो भी वो एक युवा के द्वारा जो भी चीजें होती हैं कि वो जो भी नौकरी वगैरह, अगर कोई बिजनेस वगैरह करना चाहता है तो उसमें उसकी वो हेल्प कर सकें। ठीक है,
और जैसे हमने बात करी मदर टंग के साथ साथ उन्होंने क्या कहा था कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जिस भी क्षेत्र में स्कूल्स हैं, जो भी क्षेत्र में जो बोली जाती है, जो भी भाषा बोली जाती है, वहां पर उन भाषाओं के विकास के लिए क्या है, अधिक से अधिक प्रयास किए जाने चाहिए और उसके लिए एक्सपर्ट टीचर्स रिक्रूट वहां पर किए जाने चाहिए। ठीक है। आगे उन्होंने शिक्षा के जो व्यवसायीकरण है उस पर ज्यादा जोर दिया। यानी कि जैसे हमने बात करी कि भाई अगर बच्चा ये शिक्षा प्राप्त करता है और वो शिक्षा आगे जाके उसके लिए काम नहीं आती है, यानी कि उसके जीवन यापन करने में उसकी मदद नहीं करती है, तो ऐसी शिक्षा का भी लाभ नहीं है। तो उन्होंने ऐसी शिक्षा के लिए रिकमेंड किया था कि वो आगे जाके क्या है कि बच्चे को क्या है कि रोजगार दिला सके। आगे उन्होंने उच्च शिक्षा के बारे में कहा कि जो यूनिवर्सिटीज वगैरह में जो एडमिशन होंगे वो क्या है, विश्वविद्यालय में एक एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा दिया जाना चाहिए। यानी कि जो इसके योग्य छात्र हैं वो उनको क्लियर करके उसमें एडमिशन ले सकें। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव इसमें नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या कहा था, जैसे अभी आपने सुना होगा कि जो नेट का जो एग्जाम है वो एनटीए द्वारा किया जाता था, तो उन्होंने उस दौरान क्या किया था, जो एनटीएस यानी नेशनल टेस्टिंग सर्विस नाम की एक संस्था था, उसको स्थापित करने का उन्होंने क्या किया था, सुझाव दिया था। और साथ में किसी भी विषय के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों को यानी रिसर्च कार्यों को उन्होंने क्या कहा था कि इसमें इंक्लूड किया जाए। यानी कि आप किसी भी समस्या का अगर हल चाहते हैं तो उस समस्या पर आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। जैसे आजकल क्या है कि स्कूलों में अगर कोई समस्या आती है तो उसमें तुरंत क्या है कि एक एक्शन रिसर्च किया जाता है कि भाई स्कूल में ये प्रॉब्लम चल रही है तो इसका निपटारा कैसे किया जाए। तो उस दौरान जो एकदम बहुत ही तुरंत तरीके में जो अमल में लाई जाए वो एक्शन रिसर्च होती है। इसी प्रकार के अनुसंधान की उन्होंने अनुशंसा की थी। और उन्होंने साथ में कहा था कि समय समय पर जो टीचर्स की जो टीचर ट्रेनिंग वगैरह होती हैं उनका क्या है, समय समय पर टीचरों को करवाया जाए। ठीक है। जैसे पहले डाइट वगैरह में ट्रेनिंग वगैरह होती थी ना, टीचरों को क्या है कि वहां पर जाके अपने 1-2 महीने जैसे भी अपने लगाने होते, सीखने होते थे कि भाई कौन कौन से स्किल्स यूनिवर्सिटीज में और या कोई विश्वविद्यालय में या विद्यालय में कौन कौन से तरीके से जो उनको और अच्छी तरह से मदद कर सके शिक्षा छात्रों को देने के लिए। तो इस प्रकार के ट्रेनिंग कैंप के लिए उन्होंने क्या किया था कि भाई इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए। ठीक है। और उन्होंने जैसे हमने बात करी कि भाई जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन यानी कि ऐसी शिक्षा जो बच्चों को जॉब प्राप्त करने में सहायता कर सके। ठीक है। आगे इस समिति ने कहा कि जो हमारी एआईसीटी है, ठीक है, एआईसीटी आपने नाम सुना होगा, जिसमें ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन के बारे में कहा था कि भाई इसको क्या है, वैधानिक मान्यता प्रदान कर दी जाए, यानी कि इसको स्थापित कर दिया जाए एक अपने हमारे जो जैसे संविधान में और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में औरों का वर्णन है, इस प्रकार इनको क्या है कि इसको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। ठीक है। और इसके मुख्यालय के साथ साथ भारतवर्ष में क्या है, इसके जो कार्यालय हैं वो खोले जाने चाहिए एआईसीटी के। ठीक है। आगे इन्होंने कहा कि जो समय के अनुसार जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, वो उसमें क्या है, चेंजेस होते रहना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा होगा एनपी जो 2020 की जो शिक्षा नीति लागू हुई है उसमें काफी सिलेबस में चेंजेस हुए हैं। ठीक है। ऐसे ही उन्होंने अनुशंसा की थी कि भाई उस दौरान क्या है कि जो हमारा सिलेबस चला रहा है प्राचीन समय से, ऐसा नहीं है कि वो ही एक प्रकार से चलता आ रहा है, उसमें भी क्या है समय समय पर समाज की जरूरत के अनुसार क्या है उसमें भी चेंजेस किए जाने चाहिए। ठीक है। और जो इस कमेटी ने जो विशेष जो जोर दिया था वो विज्ञान विषय पर दिया था कि भाई जो विज्ञान जो शिक्षण है, जो शिक्षा है, उसको क्या है और अधिक रुचिकर बनाया जाना चाहिए। यानी कि विज्ञान शिक्षण से क्या है, से ही क्या है समाज की उन्नति हो सकती है। ठीक है। जो नेगेटिव वगैरह है हमारे समाज में, जो बहुत कह सकते हैं एक प्रकार की गलत प्रथा है, उनको कौन खत्म कर सकता है, वो शिक्षा के द्वारा, विज्ञान विषय के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया था कि जो विज्ञान शिक्षा पर क्या किया गया था, अधिक जोर देने के लिए कहा था। साथ में विज्ञान विषय के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो वेल स्टेप जो लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं, जो आपकी जो ये लाइब्रेरी होती हैं, उनको क्या है बहुत ही अच्छी तरह से स्थापित किया जाने चाहिए। यानी कि वहां पर सारे जो उपकरण एक छात्रों को अपने प्रयोग वगैरह करने के लिए चाहिए, वो सारी चीजें वहां पर उपलब्ध
होने चाहिए। देखिए आज इसकी कंडीशन ऐसे देखते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह होते हैं, अगर आप वहां जहाँ पे लैब्स वगैरह देखेंगे ना जाके, तो आप एक प्रकार से संतोषजनक नहीं कह सकते कि भाई इसकी यहाँ पर बहुत अच्छी लैब्स हैं। प्राइवेट स्कूलों ने तो काफी अच्छा डेवलप किया हुआ है, लेकिन सरकारी स्कूल अभी काफी पीछे हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि सरकारी स्कूलों में भी क्या है, अच्छी लाइब्रेरीज होनी चाहिए। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था कि उस दौरान क्या है कि जो कंप्यूटर एजुकेशन था बहुत ही अच्छे स्तर पर था, कि वर्ल्ड में कंप्यूटर का प्रचलन बढ़ रहा था। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो भारतवर्ष में भी जो कंप्यूटर एजुकेशन है उसका भी क्या है, विशेष प्रबंध किया जाना चाहिए, ताकि हमारे भारतवर्ष के जो बच्चे हैं वो भी वर्ल्ड के बच्चों के साथ एक साथ चल सकें। ठीक है। साथ में इस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जो बच्चों को क्या है कि जो ऑडियो वीडियो जो एड्स होते हैं, ठीक है, आप में से भी कई बच्चे पढ़े होंगे इसके द्वारा, जो ऑडियो वीडियो जो एड्स होते हैं, विजुअल एड्स होते हैं, उनकी हेल्प के द्वारा बच्चों को बहुत अच्छी तरह से सिखाया जा सकता है। यानी कि जब आप प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों को कोई चीज, एक जैसे कह सकते हैं कि भाई कोई OHP के द्वारा कोई चीज दिखाते हैं, या यानी कोई स्टोरी टेलिंग, जैसे कोई ऑडियो वगैरह उनको सुनाते हैं, तो बच्चा उनको देखकर बहुत जल्दी कैच करता है उन चीजों को। तो उन्होंने इन चीजों के लिए क्या कहा था कि इस प्रकार की चीजों को भी शिक्षा में इंक्लूड किया जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम बात करें, ये तो हमारी बात हो गई रामामूर्ति कमेटी की, उन्होंने ये किया। ठीक है। अब इसमें भी कुछ कमियां रह गई। उसके बाद जो सरकार थी उसने क्या किया था कि इस कमेटी की समीक्षा करने के लिए, ठीक है, कि भाई जो 1986 की शिक्षा नीति थी और जो फिर उसके बाद रामामूर्ति कमेटी आ गई, तो उस इन दोनों के इतने प्रबंध के बावजूद भी फिर क्यों शिक्षा में कमी रह गई। तो उन्होंने क्या किया था कि 1992 में एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन नाम से एक और क्या किया था, एक कह सकते हैं एक मंडल स्थापित किया कि जो इनकी कमियों को देखकर और आगे जाके इसमें सुधार किया जा सके। ठीक है। राममूर्ति समिति की समीक्षा करने का इनका मुख्य उद्देश्य था, जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन आपका आया था ना, जो 1992 में, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य ये था, जो रामामूर्ति कमेटी थी उसकी जो जिन्होंने उन्होंने समीक्षा करी थी वो कितनी प्रतिकूल हो पाई हैं या कितनी सफल हो पाई हैं। ठीक है। अब इन्होंने जब प्रोग्राम एक्शन में क्या है कि इन्होंने क्या किया था कि जो इसको क्या है कि अपने 23 भागों में इनको इन्होंने बांटा। यानी कि इन्होंने कुछ अपने पॉइंट्स इंक्लूड किए, जो मुख्य जो थे वो 23 थे, उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। देखिए सारी चीजें एक जैसी हैं लगभग, इन्होंने कुछ उसमें ऐड किया था। तो इन्होंने क्या कहा था कि भाई इन्होंने माना कि भाई जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे हमने बात करी थी कि जैसे उसमें रामामूर्ति कमेटी में कि भाई जो हमारे जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर शिक्षा नहीं हो, तो इन्होंने क्या कहा था कि जो अल्पसंख्यक है, यानी कि अल्पसंख्यक मीन्स जो हमारी बहुसंख्यक जनसंख्या के हिसाब से बहुत ही कम लोग हैं, उनकी शिक्षा के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया जाना चाहिए। ठीक है। यानी कि उनकी हितों की रक्षा के लिए राज्यों को क्या है कि विशेष मॉनिटरिंग या निगरानी रखनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो विकलांगों की शिक्षा है उसके बारे में भी उन्होंने क्या कहा था कि भी काफी जोर दिया था कि जो हमारे जो हैंडीकैप्ड जो बच्चे थे उस दौरान, जो विकलांग बच्चे थे, इनको भी क्या है किसी भी तरह से जो जर्नल बच्चे हैं उनसे कम ना रखा जाए। यानी कि जो शिक्षा एक जर्नल बच्चे प्राप्त करते हैं उसी प्रकार की शिक्षा क्या है विकलांग बच्चे भी प्राप्त कर सकें। अब इनके लिए सरकार के द्वारा क्या है कि समय समय पर इनको जो कह सकते हैं एक प्रकार से जो इनकी फीस वगैरह है वो माफ हो, साथ में हॉस्टल वगैरह की सुविधा प्राप्त हो, इनको समय समय पर स्टाइपेंड से मिलता ना वो प्राप्त हो, और हॉस्टल और जो इनको चीजों जिनके सहारे ये चलते हैं या जो भी चीजें इनको मदद करती हैं उन चीजों को क्या है इनको फ्री में सुविधा दी जानी चाहिए। ठीक है। प्रोग्राम ऑफ एक्शन में ये चीजें कहा गया। और जो एडमिशन होते हैं उनमें भी इनको क्या है आरक्षण दिया जाना चाहिए। यानी कि जैसे जनरल बच्चे के साथ साथ इनको क्या है कि कुछ सीटें क्या है इन बच्चों को भी उसमें फिक्स होनी चाहिए। जैसे अभी आप देखते हैं कि कहीं भी आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहां पर कुछ सीटें क्या होती हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए भी होती हैं। ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा था आगे जाके प्रौढ़ जो शिक्षा, जैसे हमने बात करी रामामूर्ति कमीशन में, कि इन्होंने क्या कहा था कि जो 15 से 35 वर्ष के जो बच्चे जो भी युवा हैं, नवयुवक हैं, तो उनके लिए क्या है कि जो किसी भी कारण अगर अपनी पढ़ाई छोड़ भी चुके हैं तो उनको क्या है कि उनके लिए शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। ठीक है।
उसके बाद इनने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में कहा कि भाई देखिए, वो जो बच्चे होते हैं, जो प्राइमरी एजुकेशन के जो बच्चे होते हैं, वो व्यवहारिक चीजों को देखकर बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। यानी कि उनको एक अच्छी चीजें, यानी कि उनको जो नेचुरल चीजें हैं, वो चीजें अगर दिखाई जाए और उनके द्वारा उनको सिखाया जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा था कि भाई इस प्रकार की चीजें उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। यानी जैसे बच्चों को अगर पृथ्वी के बारे में अगर समझाना है कि भाई अगर कि हमारी पृथ्वी कैसे है, अगर हम उनको वर्बली सिखाएंगे तो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई जो हमारी जो अर्थ है उसका शेप कैसा है। ठीक है, अगर हम उसको एक प्रकार से जैसे कह सकते हैं उसको मॉडल या चार्ट या ग्लोब से दिखाएं तो वो क्या है कि बहुत ही अच्छी तरह से उसको देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन के बारे में कहा कि जो बच्चे हैं उनको क्या है, सबसे पहले क्या है कि जो उनकी स्वास्थ्य संबंधी जो आदतें हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भाई कौन सी चीजें उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं और कौन सी चीजें उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। ये चीजें क्या है, जो हमारी अर्ली प्राइमरी एजुकेशन है उसमें उन बच्चों को ज्ञान कराया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने माध्यमिक शिक्षा के बारे में अपने जो व्यूज रखे कि भाई शिक्षा ऐसी हो जो क्या है कि समय के साथ साथ जो छात्र हैं उनको क्या है कि आत्मनिर्भर बना सके। ठीक है, और उनके आगे जाके क्या है वह का विकास हो सके। ठीक है, आगे इन्होंने कहा कि जो हमने बात करी थी कि जो नवोदय विद्यालय, इन्होंने नवोदय विद्यालय के विषय में विशेष जोर से जोर दिया कि भाई जो नवोदय विद्यालय जो ऑल इंडिया लेवल पर खोले जाने चाहिए और उनको और अधिक सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, अब अभी सभी बच्चों को आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारे जो नवोदय विद्यालय हैं और लगभग सभी भारतवर्ष में खुले पड़े हैं। ठीक है, बहुत सारे सभी स्टेटों में है। इसमें एक क्वेश्चन आपके लिए भी बनता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर अभी तक कोई नवोदय विद्यालय नहीं है। ठीक है, ये गैस करना और बताना मुझे कि कौन सा स्टेट ऐसा है जहां पर एक भी नवोदय विद्यालय नहीं है। हमारे पूरे भारतवर्ष में, पूरे ऑल स्टेट में क्या है, नवोदय विद्यालय खुले पड़े हैं। और आप जहां भी रहते हैं आप सर्च करना है कि आपके आसपास नवोदय विद्यालय कहाँ कहाँ है। ठीक है, नवोदय विद्यालय क्या है, ज्यादातर ये ग्रामीण परिवेश में जो वहां के जो होनहार छात्र हैं उनकी शिक्षा के प्रबंध के लिए, अच्छी शिक्षा प्रबंध के लिए नवोदय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट की के द्वारा स्थापित किया गया एक बहुत अच्छी किस प्रकार की किस्म के स्कूल्स आप कह सकते हैं। ठीक है, आप जिस भी बिल्कुल सही बात है, एक बच्चे ने जवाब दिया है तमिलनाडु में नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि अभी एक तमिलनाडु स्टेट ऐसा है जहां पर अभी तक नवोदय विद्यालय नहीं है और बाकी सभी स्टेटों में क्या है, नवोदय विद्यालय है। ठीक है, ठीक है, तो आगे इस जो प्रोग्राम और एक्शन में क्या कहा गया कि जो जैसे रामामूर्ति कमेटी ने बोला था कि जो वोकलाइजेशन था, जो व्यवसायीकरण था, यानी जो ऐसी शिक्षा जिसमें व्यवसाय के लिए शिक्षा दी जाए उसको और क्या है इंक्रीज, यानी कि उसकी क्वालिटी को और इंक्रीज किया जाना चाहिए। ठीक है, और इसमें इन्होंने आगे उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के बारे में बात करी कि जो ऐसी शिक्षा जो देश का एक देश के लिए एक अच्छे नागरिक का निर्माण कर सकें, देश को चला सकें, देश की समस्या को समझ सके, समाज को संभाल सकें, अपने परिवार को संभाल सकें। ठीक है, तो इस प्रकार की शिक्षा नागरिकों में दी जाए ताकि वो एक बहुत ही अच्छे प्रकार से अपने कर्तव्यों का दायित्व कर सकें। आगे प्रोग्राम एक्शन में कहा गया है कि वे जो ओपन यूनिवर्सिटीज हैं यानी ओपन एजुकेशन हैं, मुक्त विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय स्तर पर जो शिक्षा दी जा रही है उसको और ज्यादा इंक्रीज किया जाए। ठीक है, जैसे आपने कई बच्चों ने NIOS या NOS जो राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा विद्यालय है वहां से भी शिक्षा प्राप्त करी होगी, तो उनके बारे में आपको पता होगा कि ये एक प्रकार से उन छात्रों के लिए है जो घर बैठे शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, किसी कारणवश उनकी शिक्षा बीच में छूट जाती है या वो शिक्षा लगातार प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो क्या है कि अपने घर बैठे भी क्या है कि अपनी शिक्षा को जारी रख सकते हैं। ठीक है, देखिए, और इसने जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करी जो आज के टाइम में भी कह सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंस है, जैसे इन्होंने माना कि भाई शिक्षा ऐसी हो जो छात्रों को क्या है कि भाई उनको कठिनाइयां ना आए अपनी जॉब प्राप्त करने में। देखिए, हम मानते हैं आज ऐसे कई क्षेत्र हैं, ठीक है, जहां उनको एक अच्छे पढ़े लिखे नवयुवक चाहिए लेकिन वो नवयुवक उनको नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, और
इस प्रकार की शिक्षा क्यों नहीं उनको मिल पा रही है, ऐसे जो हमने क्षेत्र हैं उनको क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, वो हमारी एजुकेशन सिस्टम के द्वारा है कि जिस प्रकार की क्वालिटी के बच्चे उनको चाहिए वो उनको इस प्रकार नहीं मिल पा रहे हैं। वो क्या है कि जो आजकल जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो विदेश वगैरह में चले जाते हैं, क्योंकि उनको क्या है कि उनकी फील्ड के अनुसार क्या है वो जॉब प्राप्त यहाँ पर नहीं हो पाती। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि जो हमारी प्रतिभा पलायन है इस प्रकार को रोकने के लिए, क्योंकि अगर देखिए कोई हमारे भारतवर्ष का बच्चा है, ठीक है, अगर वो यहाँ पढ़ाई करता है, अगर उसके अनुसार उसको जॉब प्राप्त नहीं होती है तो क्या करता है, बाहर के देशों की तरफ रुख कर लेता है, ठीक है, जो एक देश के लिए सही नहीं माना जाता। जब आपकी प्रतिभा ही आपसे यहाँ से चली जाएगी तो उस देश का विकास नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि वे ऐसे बच्चों के लिए जिस प्रकार की शिक्षा वो प्राप्त कर रहे हैं, जिस प्रकार के गुण उसमें उपलब्ध हैं, उस प्रकार का जॉब उसको यहाँ पर प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने जैसे हमने रामामूर्ति में बोला कि भाई जो टेक्निकल एजुकेशन है, इन्होंने टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ एक जो मैनेजमेंट जो एजुकेशन है और प्लस में साथ साथ जो वर्कलाइजेशन है एजुकेशन का, उसमें भी इन्होंने क्या किया था, अधिक प्रयास किया था कि भाई उसको भी क्या है कि उसको भी अच्छे तरीका से किया जा सके, ठीक है। रिसर्च पर इन्होंने कहा, जैसे हमने बोला कि अधिक क्षेत्रों में रिसर्च होना चाहिए, साथ साथ में कि भाई किसी की समस्या हो तो क्या है कि किसी को रिसर्च या अनुसंधान के द्वारा ही क्या है कि हम उसको हटा सकते हैं, ठीक है। आगे इन्होंने कहा कि जो भाषाओं का जो विकास है, जो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस हैं, यानी कि जो हमारे भारतवर्ष में भाषाएं बोली जाती हैं। अच्छा, कितने बच्चों को पता है कि हमारे लगभग भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि कितनी भाषाएं हमारे अभी वर्तमान में हैं, जो भाषाएं हमारे जो भारतीय संविधान में क्या है उसमें इंक्लूड है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था कि जो एजुकेशन के साथ साथ क्या है, जो बच्चे को शारीरिक रूप से उसको फिट रख सके, तो एक बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, 22 भाषाएं हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपको नॉलेज है, तो आने वाले टाइम में इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस समिति ने क्या किया है कि जो शिक्षा के साथ साथ जो बच्चों की जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसको ध्यान रखते हुए उन्होंने फिजिकल एजुकेशन को भी क्या है विशेष इंपोर्टेंस जैसे कह सकते हैं विशेष वर्ग में रखा, यानी कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ क्या है फिजिकल एजुकेशन यानी कि उसके शारीरिक स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि भाई जो हमारी जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उसमें और सुधार की गुंजाइश है, ठीक है। देखिए, जो एक बच्चा वर्ष भर पढ़ाई करता है, वर्ष में उसका फिर क्या है कि एक प्रकार से मूल्यांकन होता है, आकलन होता है, जैसे आप एग्जाम देते हैं कि भाई आपने कितना पूरे वर्ष सीखा। तो उन्होंने इस प्रोग्राम एक्शन में ये कहा गया कि भाई इस प्रकार की जो मूल्यांकन होता है बच्चों का समय पर, उसमें भी और सुधार की गुंजाइश होती है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बहुत पूरे साल बहुत ही अच्छा करने वाला बच्चा, यानी कि उसने पूरे साल बहुत ही अच्छी तरह से मेहनत करी, बहुत ही अच्छी तरीके से उसने पढ़ाई करी, लेकिन एग्जाम टाइम पर वो कम मार्क्स ला पाता है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? जिसने पूरे वर्ष बहुत अच्छा किया हो और एग्जाम में उसके नंबर्स कम आते हैं लास्ट में। तो इस कमेटी ने जो इस प्रोग्राम एक्शन ने ये माना कि भाई इस प्रकार जो उसका जो मूल्यांकन किया गया है लास्ट में, वो उसमें भी सुधार की गुंजाइश है। देखिए, जो एक बच्चा बहुत ही अच्छा करता आ रहा है साल में, आप उसका ऐसे आकलन नहीं कर सकते अगर उसने एग्जाम या परीक्षा प्रणाली में लास्ट में कम अंक लिए हैं, तो उसको एक प्रकार से ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इसने तो पूरे साल बस ऐसे ही निकाल दिया या उसने अच्छा नहीं किया, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि इस प्रकार का मूल्यांकन होना चाहिए कि जो एक बच्चा अच्छा करता आ रहा है साल में, उसको क्या है अच्छे ग्रेड्स वगैरह, जैसे उन्होंने कहा था कि भी ग्रेड्स है और भी कोई क्रेडिट प्रणाली वगैरह है उनको अपनाया जाना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने कहा, जैसे इन्होंने जो शिक्षा मूर्ति इसमें कहा था कि भाई इन्होंने ये भाई जो हमारी जो टीचरों को ट्रेनिंग वगैरह होती है उनका भी क्या है समय समय पर कैंप वगैरह स्कूल्स वगैरह में लगाया जाना चाहिए, ठीक है। और जो अंत में उन्होंने जो विशेष तरीके से जिस बात पर जोर दिया, उन्होंने कहा था कि जो ब्लैक बोर्ड योजना यानी जो 1986 में जो ब्लैक बोर्ड योजना चलाई गई थी उसमें इन्होंने और ज्यादा सुधार करने के लिए कहा था कि भाई इस प्रकार की योजना में अब किन किन बच्चों को पता है कि जो ब्लैक बोर्ड जो योजना थी उसमें क्या क्या था?
जिसके बारे में हमने बात करी थी लास्ट टॉपिक में, कि जो ब्लैक बोर्ड योजना थी उसमें क्या था कि भाई जैसे जहां भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल्स वगैरह हैं, कम से कम 2 किलोमीटर के अंदर एक स्कूल होना चाहिए, ठीक है। वहां कम से कम 2 कमरे होने चाहिए, साथ में वहां पर 2 टीचर्स होने चाहिए और एक महिला शिक्षक जरूर होनी चाहिए, और वहां पर जो बीएनस वगैरह हैं और जो टॉयलेट वगैरह हैं उनका प्रबंध कम से कम होना चाहिए, ठीक है। ये जो ब्लैक बोर्ड योजना चली थी उसके दौरान ये रखा गया था। लेकिन इस प्रोग्राम ऑफ एक्शन में इन्होंने कहा है कि वहां पर सिर्फ 2 कमरों का स्कूल के लिए रिकमेंड किया गया था ब्लैक बोर्ड योजना में। तो इस प्रोग्राम एक्शन में कहा गया है कि भाई इसको क्या है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाना चाहिए, यानी कि 2 कमरों की जगह उन्होंने कहा कि 3 कमरे कम से कम होने चाहिए और एक खुला बरामदा वगैरह, खेल का मैदान, अच्छे साफ टॉयलेट वगैरह, और जो महिला शिक्षक है वहां पर नियुक्त की जानी चाहिए, ताकि वहां के आसपास क्षेत्रों की जो हमारी गर्ल्स जो स्टूडेंट्स हैं वो निर्भय होकर वहां पर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आ सकें, ठीक है। और उनके आने जाने के लिए, यानी कि उनको जो स्कूल तक पहुंचने के लिए साइकिल्स वगैरह प्रोवाइड कराई जाए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने क्या किया था, रिकमेंड किया था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी। आज हमने 2 टॉपिक को क्लियर कर लिया है, यानी कि